बिहार कवरेज के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। मैं रविशंकर उपाध्याय आपसे मुखातिब हूँ। बिहार कवरेज विभिन्न मुद्दों पर लगातार अपने फेसबुक लाइव के जरिए लोगों को जानकारी देता आ रहा है। उसी कड़ी में यह फेसबुक लाइव भी आप लोग के समक्ष है। तो मैं जिस मुद्दे पर बात करने आपके साथ पहुंचा हूं वो है बिहार में कोरोना और बिहार सरकार की कार्यप्रणाली। आपके सवाल जिस प्रकार आते जाएंगे तो मैं उसका जवाब देता जाऊंगा। फिलहाल आपके कुछ सवालों का इंतज़ार कर रहा हूं, तब तक कुछ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप सबके मन में यह सवाल जरूर 3 सवाल उठ रहे होंगे कि बिहार सरकार में की कार्यप्रणाली कितनी दुरुस्त है कोरोना को लेकर के। कोरोना में बिहार सरकार ने अब तक जो फैसले लिए हैं वो कितना प्रभावी है या निष्प्रभावी है, किन मुद्दों की सराहना की जानी चाहिए और किन मुद्दों की आलोचना होनी चाहिए। इन सभी विषयों पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आपके मन में भी आ रहा होगा कि क्या बिहार सरकार कोरोना के आंकड़ों को छुपा रही है। यह सवाल इस वजह से उठता है क्योंकि अब तक 85 मरीज ही सामने आए हैं अपने राज्य में, और इसे लेकर लगातार बिहार के विभिन्न हिस्सों ही नहीं दुनिया भर में बसे बिहारियों के मन में यह सवाल सबसे पहले उठ रहा है। तो शायद मोबाइल का रोटेशन ऑन नहीं है, इस प्रकार से बात की जा सकती है क्या? नहीं, रोटेशन ऑन है। हाँ, तो फिर मैं सवाल वहीं से उठा रहा हूँ कि जो 2-3 सवाल हर बिहारी मानस में उठ रहा है, खास करके कोरोना के इस संकट काल में, वो है क्या बिहार सरकार मरीजों है कि आइसोलेशन वो कितनी। तीसरा और बड़ा मौजूद सवाल ये है कि क्या जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बिहार के प्रवासी मजदूर जो देश के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे हैं, उन प्रवासी मजदूरों को सुविधाएं अब तक दी है वो पर्याप्त है, और क्या उन्हें बिहार वापस लाने के लिए जैसे कुछ सरकारों ने शुरुआत में पहल की वो बिहार सरकार को भी करना चाहिए। कोटा से लेकर के अभी जो महत्वपूर्ण सवाल उठ, कोटा में अभी 250 से 300 बसें जो योगी सरकार ने भेजी है, उसे लेकर के बिहार सरकार ने भी कल कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। मुख्यमंत्री ने खुद अपने जो बिहार के लोगों के नाम संदेश है, उस संदेश में मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि यह फैसला जो है वो ठीक नहीं है, खास करके कोरोना के इस ने इसे लेकर के भी लिखी है कि अभी जब यह दौर है तो, और खास करके राजस्थान को भी कहा है कि भाई आप अभी इस दौर में किसी बसों को लाने की इजाज़त नहीं दीजिए। इससे है कि कोरोना से जो हम लोग की लड़ाई है वो कमज़ोर पड़ेगी। तो ये 3-4 सवाल हैं जो अभी उठ रहे हैं और ये लगातार उठ रहे हैं। कुछ सवाल जब आपके आएंगे तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन क्या पहला सवाल नहीं उठाते हम लोग कि बिहार में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या कम, इसे लेकर के शुरुआत में जो कुछ
प्रसार माध्यमों ने रिपोर्टिंग की कि बिहार में जांच हो ही नहीं रही है, जबकि ये पूरी के बाद से ही बिहार में जांच शुरू हो गई थी और इसका विज्ञापन भी आया। तो कोरोना के मरीज लगातार पहले तो छिटपुट आए, फिर उनकी संख्या बढ़ती गई। तो जब उनकी संख्या बढ़ती गई तो कल तक का जो आंकड़ा है, जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कह रहे हैं कि हम लोगों ने 10,000 सैंपल की जांच कर ली है। तो 10,000 सैंपल में 83 पॉजिटिव आना, 85 पॉजिटिव आना और 85 पॉजिटिव में जो ठीक होने की जो मरीजों की संख्या है वो भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी। तो मरीजों की ठीक जो संख्या है वो इतनी कम क्यों है, उसका कारण क्या हो सकता है? जब मैंने यह सवाल स्वास्थ्य विभाग के कुछ पदाधिकारियों से की तो उनका यही कहना था। उन्होंने पहले तो अपनी ओर से बचाव करते हुए यही कहा कि कोरोना के जो संक्रमित मरीज हैं, खास करके उनके सिम्टम्स जो देखे जाते हैं वो अपने यहाँ कम इस वजह से है क्योंकि बिहार के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा अच्छी होती है। हालांकि ये विवादित तथ्य है कि क्या रोग प्रतिरोधक अच्छा होना ही आपको कोरोना से बचा सकता है। इस पे सभी जगहों पे डिबेट चल रहे हैं। तो उनका ये कहना है, जबकि जब आंकड़े आए धीरे धीरे सामने तो उसने बिहार सरकार के कुछ शुरुआती थे उनकी कलई खोलनी शुरू कर दी। मसलन एम्स में जब पहली मौत हुई, आज 26वां दिन है, जब 27वां दिन है जब पहली मौत की खबर आई थी और आज 27वां दिन है, कल 26वें दिन दूसरी मौत की खबर आई। तो इस दौरान बिहार सरकार ने जो फैसले लिए और उसके पहले जो फैसले लिए वो सभी फैसलों, पहले बिहार सरकार कटघरे में सबसे पहले इस वजह से खड़ी हो गई क्योंकि जो एम्स में जो जिस मरीज की मुंगेर के जिस मरीज की मौत हुई सैफ की, उसका नाम चूँकि सार्वजनिक कर दिया गया है और सब लोग विभागीय तौर पे भी उस लड़के का नाम लिया जा रहा है, तो हम भी उस लड़के का नाम ले रहे हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि सैफ की जब मौत हुई तो उस मौत के बाद बिहार सरकार पे शुरुआती सवाल खड़े होने शुरू हो गए। चूँकि जांच की जो रिपोर्ट आई वो मौत के बाद आई और एम्स पटना के प्रशासन ने बॉडी को उनके परिजनों को इसके पहले ही दे दी। तो शुरुआती गलती वह थी। शुरुआती गलती के बाद बिहार सरकार कुछ संभली और उसने एक सीएच में कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया और कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने के बाद पीपी किट्स की शिकायतें आनी शुरू हो गई। फिर जांच की संख्या कम हुई, इसकी भी खबरें सामने आने लगी कि हमारे पास किट्स ही उपलब्ध नहीं है। तो पीसीआर किट्स आए। अश्विनी चौबे जो यहाँ से ही आते हैं, बिहार से ही आते हैं और स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी हैं अभी केंद्र में, उन्होंने कहा कि भाई हमारे प्रयास से, जबकि बिहार सरकार का कहना था कि हम लोगों ने लगातार दबाव डाला, तो वहाँ से किट्स आए जो पीसीआर किट्स है, जिससे त्वरित जांच की प्रक्रिया शुरू हुई। शुरुआत में केवल आरएमआरआई, बाद में उसकी संख्या बढ़ी जब पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, डीएमसीएच और एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर और एम्स पटना में 15 तारीख से जांच शुरू हुई। जांच केंद्रों की संख्या बढ़ी, लेकिन जांच की संख्या अमूमन 500-600 के आसपास टिकी रही। तो इस मामले पे ये कहना था लोगों का कि जांच की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है, और ये सही में वाजिब सवाल है, एक हर व्यक्ति का जानना क्यों है ऐसा। तो हम लोग को जो खबरें आई कि सामने निकल कर नहीं आ रहे हैं, वो जांच के लिए सामने नहीं निकल के आ रहे हैं, तो सरकार ने यह फैसला लिया कि अब हम स्क्रीनिंग करेंगे। और जो सर्वाधिक प्रभावित जिले थे, हालांकि शुरुआत में नालंदा उतना प्रभावित नहीं था, लेकिन फिर भी जब फैसला लिया गया, हम लोग को खबरें आई कि भाई 14 लोगों को वहाँ प्रशासन ने ज़बरदस्ती जांच के लिए उनको पकड़ करके लाया है और उसके बाद उसकी जांच शुरू हुई। तो उसके बाद स्क्रीनिंग शुरू हुई सिवान, मुंगेर,
बेगूसराय, नालंदा और अब नवादा में भी जांच शुरू हो रही। तो जब डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू हुई है तब अब कुछ संख्या जो है वो सामने आनी शुरू हो चुकी है। तो बिहार के आज तक के आंकड़े हैं जिसमें 85 मरीज पॉजिटिव हैं, 2 मौतें हो चुकी है और 42 लोग रिकवर हुए हैं और 43 मरीज अभी एक्टिव हैं। यानी कि कुल रिकवरी जो है, जो एक्टिव मरीज से इनएक्टिव होने में है, उन मरीजों की संख्या 43 है। तो अभी एक्टिव मरीज 43 हैं, 50% की रिकवरी है और ये रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी मानी जाती है कि यहाँ पे रिकवर बहुत तेज़ गति से हो रहे हैं लोग। तो उन डॉक्टरों के लिए भी आप शाबाशी दे सकते हैं, उन डॉक्टरों की भी, और सरकार के कुछ फैसलों की भी तारीफ़ इसमें की जा सकती है। अब कुछ केसेस को हम लोग लें आज तक का, टिल डेट तक का। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 3220 केसेस हैं जिसमें अब तक 201 लोगों की मौत हो चुकी है। एमपी की बात करें तो 1310 केस हैं और 69 मौत हो चुकी है वहाँ भी। दिल्ली तीसरे नंबर पे है, 1707 केस पॉजिटिव के सामने आए हैं और 42 की मौत हो चुकी है। गुजरात में 1099 जांच हुई है, 1099 केसेस आए हैं, पॉजिटिव केसेस आए हैं और 41 वहाँ पे डेथ्स हो चुके हैं। तेलंगाना में 766 केस पॉजिटिव मिले हैं। राजस्थान मौत हो जहाँ पे 1323 केस पॉजिटिव आए हैं लेकिन 15 हो चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में 849 केस पॉजिटिव आए हैं और 14 मौत हो चुकी है। उस परिप्रेक्ष्य में यदि हम तुलना करें, की बात करें, यहाँ पे अभी तक निकल करके सामने आए हैं और 2 मौतें हुई है। तो उस स्थिति में देखा जाए तो बिहार में जो आंकड़े हैं वो आंकड़े बहुत ही बेहतर कहे जा सकते हैं। अब कल जो एक मौत हुई वैशाली, अब बिहार सरकार की नाकामियों पे आते हैं। कल जब वैशाली के नवल राय की मौत हुई तो उसको संक्रमण फैला कैसे, इसका पता अब तक नहीं चल सका है। तो ये अब तक स्वास्थ्य विभाग की नाकामी है कि अब तक संक्रमण का पता नहीं चल पाया है और इससे आगे जो आने वाले दिन है उसमें समस्या और ज़्यादा गंभीर हो सकती है। वो 2 साल से कहा जा रहा है कि पटना के अलावा कहीं नहीं गया था और उसको संक्रमण हुआ कैसे, तो उसके संक्रमण के बारे में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो कल जानकारी दी जा रही है या फिर सार्वजनिक तौर पे बताया नहीं जा रहा, लेकिन हम लोग को जो जानकारी दी जा रही है कि पटना के किसी अस्पताल या फिर किराए की गाड़ी से जो वैशाली से लेकर के यहाँ तक वो आए, उस दौरान उनको यह संक्रमण हुआ है। फिर खुसरूपुर में जो जांच हुई उनकी, खुसरूपुर का एक सेंट्रल हॉस्पिटल है, राजेंद्र नगर पटना का एक मैक्स लाइफ जांच केंद्र है और न्यू बाईपास का मीठापुर बस स्टैंड है। मीठापुर बस स्टैंड के पास एक पॉपुलर हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनकी जांच हुई। हालांकि ये तीनों सील कर दिए गए हैं यहाँ पे पटना जिला प्रशासन के द्वारा, लेकिन अब तक नवल के जो संपर्क में पटना के 100 लोग उसके संपर्क में आए हैं। 79 लोगों की पहचान अभी तक प्रशासन ने की है। वैशाली में 8 परिवार हैं, 8 परिवार के सदस्य हैं उनके और 63 लोग उससे मिले जुले हैं, तो वो प्रशासन के रडार पर हैं। यानी अब आप ये देखिए कि जब संक्रमण के चेन का तो लोग इसको तोड़ रहे हैं। अब आप ये देखिए कि स्वास्थ्य विभाग यह बताने में अभी तक नाकाम है और लोग परेशान हैं। लोग परेशान इस वजह से है जबकि जब तक संक्रमण का पता नहीं चलेगा तब तक वे यह नहीं जान पाएंगे कि हमें बचाव कहाँ से करना है, किन लोगों को अब तक क्वारंटीन किया जाए,
कितने कितने लोगों को क्वारंटीन किया जाना चाहिए, और ये चेन बढ़ सकता है। मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मुझे मुझे जो जानकारी मिली है कि विकास कुमार मेघल पूछ रहे हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि जांच की संख्या को और दुरुस्त करने की आवश्यकता है। बिल्कुल जांच की संख्या को दुरुस्त करने की आवश्यकता है विकास जी, लेकिन लोगों को भी अपनी बीमारी को छुपाने, आपके यहाँ बिहार शरीफ में जो हुआ वो आपको पता ही होगा। लोगों को अपनी बीमारी को छुपाना नहीं चाहिए और उनको आगे आना चाहिए। अब सरकार स्क्रीनिंग कर रही है और तब जा कर के ये पता चल रहा है कि इतने इसकी संख्या बढ़ने लग। शरीफ में जो मामले निकल करके सामने आए हैं, आपको है कि वो इसके फैसले। उत्तम जी पूछ रहे हैं कि ये तो भाई विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा भी कि आखिर आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि ये नया वायरस है और इस नए वायरस को लेकर के शोध अभी लगातार संदिग्ध आ रहे हैं। इसका कारण क्या है? हाँ, तो दूसरा सवाल वही है सत्यम, कि आइसोलेशन वार्ड में जो मौत हो रही है उस साफ लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि ये जो मौतें हो रही है उसमें बिहार सरकार स्पष्ट नहीं कर रही है। मेरी एक संयुक्त निदेशक हैं अभी बिहार के स्वास्थ्य विभाग में, राजीव कुमार जी, उनसे बात हो रही थी इस संबंध में। तो साफ उनसे पूछा है कि आप लोग आइसोलेशन वार्ड में क्या मौतों को छिपा रहे हैं जो हो रही है। उन्होंने एक बहुत तार्किक जवाब दिया। उन्होंने मुझसे यही कहा कि आप यह समझिए कि क्या हम एक कोरोना संक्रमित को के आंकड़े को छुपाने के लिए 12 या फिर 100 हम नए संक्रमण पैदा, यदि हम वो आंकड़ा छुपाएंगे कि वो कोरोना संक्रमित नहीं है, तो जैसे ही हम कोरोना संक्रमित नहीं कहेंगे तो उसके बाद उसके शव को सौंपे जाने से लेकर के तो उसके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में हमें शामिल नहीं होना पड़ेगा, और इस दौरान उस शव से संक्रमण फैल जाएगा। तो उस शव के संक्रमण का हम खतरा क्यों मोल लेंगे? तो मुझे लगता है कि ये बात शायद बिहार सरकार की तार्किक है। और नरेश अग्रवाल पूछ रहे हैं कि भैया आप जिस एम्स वाली हाँ, नेटवर्क की समस्या आ गई। नरेश पूछ रहे हैं कि भैया आप जिस एम्स वाली खबर की बात कर रहे हैं उसका इलाज 3 से 4 हॉस्पिटल में हुआ और फिर एम्स में कोरोना पॉजिटिव पाया, अब बताएं कि कितनों को उनको संक्रमित किया। हाँ, सरकार के पास इसका आंकड़ा है नरेश। मैंने ही कल जुटाए थे आंकड़े। तो ये पटना के 100 लोग संपर्क में आए हैं जिसमें 79 की पहचान हो गई है। वैशाली में उसके 8 परिवार के ही सदस्य हैं और उसके अलावा 63 लोग उसके संपर्क में आए हैं और इनमें से ज़्यादातर का सैंपल लिया जा चुका है। 51 और कल तो रिपोर्ट भी आ गई है, 65 की रिपोर्ट कल नेगेटिव आई है और 51 की रिपोर्ट आनी शेष है। तो आज का ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये होगा कि पॉपुलर हॉस्पिटल जो पटना के मीठापुर के पास है, बाईपास में है, उसके जो 51 मरीज है उनकी जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। तब पता चलेगा कि वैशाली के इस मरीज के द्वारा क्या संक्रमण किसी और में ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये सरकार के पास आंकड़ा है। विकास आगे पूछ रहे हैं कि कोरोना एक नया वायरस है, लेकिन क्या वाकई में ये वायरस इतना खतरनाक है जितना इसे बताया जा रहा है, जबकि अब तक 61 में इस वायरस की वजह से मोर्टलिटी की दर केवल 0.1 हर साल फ्लू। देखिए, स्वास्थ्य विभाग का एक बहुत ही एक एक प्रतिक्रिया बहुत वायरल हो रही है ट्विटर पे कि स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने कहा है कि हमारे यहाँ सामान्य बीमारी से या दुर्घटना से होने वाली मौतों ज़्यादा है, तो फिर कोरोना के मौत को वो कंपेयर नहीं किया जा सकता उससे। तो ये नहीं कह, ये चूंकि वायरस
जान जाने का खतरा इतना है, जब 1.25 लाख मौतें हो गई पूरी दुनिया भर में, तो अब तो इस वायरस के खतरनाक होने को लेकर के कोई सवाल मुझे लगता है कि नहीं उठने चाहिए। एक सवाल और है कि क्या बिहार रैपिड टेस्ट में कोई पॉजिटिव आया है? रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव आने की खबर अभी तक तो नहीं मिली है सत्यम, आगे देखते हैं क्या है। अब बिहार गवर्नमेंट का स्ट्रेटजी अभी तक क्लियर नहीं है, क्या चाहती है सरकार? ये बताएं कि बाबू की बाबू हेयर के आईडी से है इनका, ये बताइए कि भाई कौन सी स्ट्रेटजी आपको, मुझे लगता है कि ये बताना, ये आप बताइए तो ज़्यादा बेहतर है। बिहार में ट्रैवल हिस्ट्री जिसकी नहीं भी हो रही है उसमें भी कोरोना के लक्षण नजर आ रहे हैं, तो इससे बिहार के लिहाज से किस तरीके से देखा जाए, ये महत्वपूर्ण सवाल है। खास करके वैशाली के जिस युवक की मौत हुई कल, उस युवक की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, वो पिछले 2 साल से पटना को छोड़ करके कहीं नहीं गया, इसके बावजूद उसमें कोरोना संक्रमण के लक्षण। तो ये बिहार के लिहाज से ये खतरनाक स्थिति है। स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती है कि वो इसके बारे में लोगों को बताए कि वो कितनी बता पाने की स्थिति में है कि इसका संक्रमण कहाँ से फैला है। जो घर अभी खाना पूर्ति के हिसाब से प्रश्नावली लेकर आंगनबाड़ी नगर निगम घूम रहा है, उससे क्या हो जाएगा? उससे कहीं ना कहीं जनता को देखिए, खाना पूर्ति वो सवाल पूछने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमारी भी जिम्मेवारी है नरेश, कि हम बताएं उनको, सही सही बताएं और सही सही जानकारी देंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो बेवकूफ़ बना सकेंगे हम लोग को। चूँकि आप आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप उसकी तस्वीरें खींच लीजिए, आप उनका वीडियो बना लीजिए और उसको पोस्ट करके बताइए कि इतने एकदम खाना पूरी तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है। हरिओम पूछ रहे हैं कि जमाती मरकज़ द्वारा अभी जो घटनाएं घट रही है उससे आपको नहीं लगता कि सरकार फेल हो गई? क्या करना चाहिए लोगों के साथ? जमाती मरकज़ को लेकर के बड़ा कन्फ्यूज़न है हरिओम जी। जमाती मरकज़ को लेकर के बड़ा कन्फ्यूज़न है कि लोग बिना पुष्टि किए हुए अपने सोशल मीडिया पे ही नहीं, अखबार में भी लिख दे रहे हैं कि ये जमात से संबंधित है। तो लोगों को जब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आ जाए, हालांकि सरकार पे ये आरोप लग रहे हैं कि वो जानकारी छुपा रही है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग को उन आंकड़ों को लेकर के अभी थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए, या फिर थोड़ा सा रुक करके 1 मिनट ठहर करके सोचना चाहिए। बिहार समेत देश में पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या कहना है आपका? क्या आने वाले चुनाव में यह का मुद्दा नहीं चाहिए? बिल्कुल, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन खास करके आज देश में जो डिबेट्स चल रहे हैं और जो सोशल मीडिया पे भी युवाओं को जिस एक अहम डिबेट्स में झोंका जा रहा है, वो आप हमको सबको पता है। वो भले कुछ लोगों के लिए हम हो, वो राजनेताओं के लिए हम हो, क्योंकि सवाल आप उनसे नहीं पूछ सके राजनेताओं से कि भाई हमारे सिस्टम का क्या हाल है, इस कारण से मुझे लगता है कि वो बेकार के मुद्दों में उलझाए रहते हैं। वो बेकार के मुद्दे आप सभी लोगों को वो पता है। नहीं, ये तो आम, यदि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं हरिओम, तो ये लोगों को तो ये बताना ही चाहिए कि भाई वो सरकार को सभी को सपोर्ट करना चाहिए। कल सलमान खान जैसे सेलिब्रिटी ने अपना वीडियो रख कर के सामने आया और उन्होंने कहा कि भाई आप इतनी बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हैं, तो उन पे तो लोग उन बोलना ही है। अब जमात हो या फिर कोई और धड़ा हो, अब शिव चर्चा भी लोग कर रहे हैं तो उनको लेकर के भी सवाल उठाए जाने चाहिए कि वो शिव चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्यों एक जगह मिल रहे हैं। लॉकडाउन में ढील देना क्या अभी उचित है? लॉकडाउन में मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई ढील देनी चाहिए। हमको लगता है कि सरकार यदि कोई फैसले ले रही है तो उसके अपने तर्क होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है, मेरे जैसे कई लोगों को नहीं लगता है कि अब लॉकडाउन में भी ढील देना चाहिए, खास करके 3 तारीख तक। विकास आगे कह रहे हैं कि बिहार शरीफ के शेखाना में हुई मरकज की बैठक 1 महीने पहले हुई और उसे आज खबरों में तेजी से लाया गया, तो क्या 1 महीने में कोरोना वायरस का असर होता है? नहीं, दरअसल जो वहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार शरीफ में जो मरकज़ की जो बैठक हुई और उसके दिल्ली कनेक्शन से उसको जोड़ा गया, तो 1 महीने में कोरोना वायरस का असर होता है, ये आपका कहना है। कल एक डॉक्टर से मैंने ये सवाल किया था कि
तो डॉक्टर का ये कहना है कि 30 डॉक्टर और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का भी ये कहना है कि 30 और 31 तारीख को बिहार में काफ़ी संख्या में विभिन्न जगहों से लोग आए, मसलन महानगरों से लोग आए, मजदूरी करने वाले लोग हैं वो आए, और उन सभी जब यहाँ पे वो आए तो ये संक्रमण उनसे भी फैलने की संभावना है। फिलहाल इसकी जांच चल रही है। आंगनबाड़ी और नगर निगम वाले गली में एक जगह बैठकर मोहल्ले के लोगों से मिल रहे हैं, परिवार के एक आदमी को नीचे बुलाकर जानकारी ली जा रही है, क्या ये सही है? परिवार के एक ही आदमी को नीचे बुलाकर जानकारी ली जा रही है तो सही है नरेश, क्योंकि अभी कोई अभिभावक ही है जो सही उनका जवाब दे सकता है। और मुझे लगता है ज़्यादा सभी को बुला करके भीड़ इकट्ठा करने से बढ़िया है कि एक व्यक्ति को बुलाया जाए और उनसे ये सारी जानकारी ली जाए। आगे आप अपने सवाल पूछे तो, लेकिन तब तक मैं आपको ये बताता हूँ कि बिहार सरकार ने अब तक क्या क्या किया। एनएमसीएच को डेडिकेटेड हॉस्पिटल की घोषणा की, ये बढ़िया कदम था। उसके बाद में एएनएमसीएच को और भागलपुर मेडिकल कॉलेज को भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित कर दिया, ये भी एक सही फैसला रहा। कोरोना संक्रमितों के पहचान के लिए घर घर जो जांच अभी शुरू हुई है, सर्वे का जो काम शुरू किया, स्क्रीनिंग का काम, ये भी मेरे विचार से सही फैसला है। प्रवासी मजदूरों का संकट जो इस बीच दिखने लगा, जैसे कई मौतें भूख से, मंदी से होनी शुरू हो गई, तो ज़्यादातर बिहार के ही मजदूर हैं। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार ने तो साफ कल बयान ही जारी कर दिया कि हम किसी को बसों से लाने नहीं जा रहे हैं। और सरकार के जो फैसले हैं, खास करके बिहार के जो वैसे मजदूर जो बाहर में हैं, उनके खाते में 1,000 रुपये देने का, ये एक सही फैसला है। लेकिन उसके लिए जो तकनीक, जो प्रक्रिया अपनाई गई, वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। खास करके जो मज़दूरों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो बहुत ही कठिन है और उसमें मज़दूरों को काफ़ी समस्याएं आ रही है। जब देश भर के मज़दूरों के द्वारा हम लोग को फ़ोन किया गया तो हम लोगों ने ये परेशानी सामने रखी विभाग के। उसके बाद है एक जो थर्ड पार्टी ऐप विकसित किया गया और उस ऐप के ज़रिए लोगों को अब धीरे धीरे उनकी मदद मिलनी शुरू हुई है। क्या स्टैंडर्ड लेबर्स का पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट करा, उनको घरों में नहीं भेज देना चाहिए? उनकी बहुत बड़ी संख्या है अखिलेश जी, उन लेबर्स की बहुत बड़ी संख्या है। और सरकार यदि लेबर्स को कल करेगी, आज छात्रों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि कोटा में यदि स्टूडेंट्स को करेगी तो कल लेबर्स को भी करना होगा। और ये मुझे लगता है कि एक हेक्टिक काम होगा जो इस बीच बिहार सरकार तो नहीं करना चाह रही है। इसको लेकर के साफ स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है। कल मुख्यमंत्री का संदेश यह स्पष्ट करने के लिए काफ़ी था कि बिहार सरकार इस मामले में क्या करना चाहती है, क्या कर रही है। एक मैं दिलचस्प आंकड़ा आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो स्क्रीनिंग हुई है उसको लेकर के जो कल जो आंकड़े जारी किए गए हैं विभाग के द्वारा, उसमें स्क्रीनिंग में यह पता चला है कि 15 लोग विदेश से आए हैं और 91 लोग राज्य के बाहर से। तो यह स्क्रीनिंग में पता चला है, जिसकी जानकारी बिहार सरकार को नहीं थी। एक 1000 की मदद तो बहुत ही कम है, 1000 की मदद से कुछ होना नहीं है। देखिए, इस मामले में चूक कई स्तर पर हुई है अखिलेश जी। आप यदि देखें तो सबसे पहले दिल्ली सरकार ने अपने फैक्ट्री वहाँ पे जो संचालक हैं, जो उद्योगपति हैं, उसको लेकर के कोई स्पष्ट निर्देश नहीं जारी किया। दिल्ली सरकार को और इवन केंद्र सरकार को यह पहल करनी चाहिए थी कि सबसे पहले उद्योगपतियों को एक स्पष्ट तौर पे ऑर्डर जारी करके कहते कि आपको इन मज़दूरों को काम से नहीं निकालना है। अभी जो हम लोग के पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं उसके मुताबिक तो वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। सबसे पहले तो काम से निकाल दिया, तो किसी का 1 महीने का बकाया है, किसी के 2 महीने का बकाया है। और जब वो फ़ोन करते हैं अपने मैनेजर्स को और उनको मांगते हैं, उनसे जानकारी मांगते हैं, तो वो जानकारी देते भी नहीं हैं। तो ये और बुरी स्थिति है जो उनको फेस करनी पड़ रही है।
गरीबों को तो कई स्तर पर राशन की व्यवस्था की गई, लेकिन जो निम्न मध्यम वर्गीय उनके लिए कुछ विकल्प नहीं बचे, जिसमें सरकार कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार को बिल्कुल करने की आवश्यकता है इस दिशा में, लेकिन सरकार करेगी ये ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उनको सबसे पहले तो लोगों को ये बताना होता है कि भाई हम गरीबों के लिए यह काम कर रहे हैं, और जो निम्न मध्य वर्गीय है वो सक्षम है। और यही कारण आप देख भी रहे होंगे, हालांकि इस बीच पेंशन जो जारी करने का, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी करने का फैसला किया गया है, ये एक सही कदम है, लेकिन उससे बहुत ही कोई मदद किसी को मिलने नहीं जा रही है। बिहार के सुदूर इलाके रैया, सुपौल, सहरसा जगह जहां मजदूर लॉकडाउन के बाद आए हैं, उनकी जांच नहीं है। बहुत धीमी प्रक्रिया है। जांच के लिए बिहार सरकार के लिए गलती साबित नहीं। बिल्कुल, जहां भी जांच की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चल रही है, वो सही नहीं है। उसके लिए तो सरकार को प्रयास करना ही चाहिए। जागरूकता की कमी या का स्तर ग्रामीण इलाकों में सरकार की कोशिश कितनी जमीनी रूप ले पाई है? देखिए, जागरूकता की कमी दो तीन लेवल पे है शैलेंद्र सिन्हा जी। पहले तो लोग अपनी बीमारी को छुपाने की जो एक मानसिकता होती है, उस मानसिकता से निकल नहीं रहे हैं। इसके कारण ही है जो स्क्रीनिंग में ये मामले सामने आए हैं, जो मैंने आपको बताया अभी कि 15 लोग विदेश से आए और 91 लोग राज्य के बाहर से आए। यह निकल करके सामने आया। रविशंकर ये संतोष आर्य पूछ रहे हैं कि बिहार सरकार कुछ अस्पताल को डेडिकेटेड अस्पताल घोषित किया। डेडिकेटेड अस्पताल जो से ये अस्पताल पूरी करती है सिर्फ घोषित की है। हाँ संतोष जी, आप सही ये कह रहे हैं। डेडिकेटेड अस्पताल खास करके हम लोगों ने एनएमसीएच और पीएमसीएच का मुआयना किया है। उसमें बिहार जो यहाँ पे है, जो उस मानक को पूरा करती है ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा भी है कि चूंकि ये पहली दफ़े है कि किसी खास बीमारी के लिए पूरा अस्पताल डेडिकेटेड घोषित कर दिया गया, जो अब महामारी घोषित हो चुकी है अपने शुरुआती दिनों में ही। तो उसके लिए शुरुआती में पीपीई किट्स की ज़रूरत की समस्या आई कि पीपीई किट्स है नहीं। पीएमसीएच और एनएमसीएच के डॉक्टरों के पोस्ट वायरल हुए, तब सरकार जाकर के संवेदनशील हुई, और उसके बाद ही यह फैसला किया गया कि इनको ज़्यादा सुविधाएं देनी है। और उसका परिणाम देखिए कि एनएमसीएच में रिकवरी कितनी तेज़ गति से हो रही है। हेल्पलाइन नंबर पर भी बात नहीं हो रही। हाँ, ये एक समस्या है कि हेल्पलाइन नंबर पे बात नहीं हो रही है। जब प्रवासी मजदूरों के लिए हेल्पलाइन बनाए गए, तो ये देखिए, ये जितने भी बड़े नौकरशाह होते हैं, ये इनके एक आई वॉश की परंपरा होती है कि वो सरकार को मूर्ख बनाने के लिए या आम जनता को मूर्ख बनाने के लिए वो ऐसा करते हैं, कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी कर देते हैं। एक नंबर चालू रहेगा, बाकी नंबर बंद रहेंगे। कुछ नंबर पे बात ही नहीं होगी, आप रिंग करते रहें तो। लेकिन प्रवासी मजदूरों की जब बात आई सामने, और कई लोगों ने हमें ध्यान दिलाया कि भाई उस नंबर पे बात नहीं हो पा रही है, में अभी आप लिख दें तो उसकी थोड़ी तफ्तीश की जा सकेगी। अधिकारियों के संज्ञान में ये बातें लाने की कोशिश करेंगे। तो जब प्रवासी मजदूरों के हेल्पलाइन पर बात नहीं हुई, तो हम लोगों ने कुछ पत्रकारों ने व्यक्तिगत तौर पे अप्रोच किया, खास करके मुख्यमंत्री कार्यालय को अप्रोच किया, मुख्यमंत्री कार्यालय। और उसके बाद मैंने कहा कि इस मामले में संज्ञान लेने की ज़रूरत है। तब उसके बाद से स्थिति थोड़ी ठीक हुई। क्या किसी कंपनी के खिलाफ काम से बाहर निकलने वाली स्थिति में किसी कानून के आधार पर बात क्यों नहीं करती, चाहे पीएम हो सरकार? हाँ, सरकार को उद्योगपतियों से कितना फ़ायदा होता है शैलेंद्र जी, ये हम आप सभी जानते हैं। किसी की भी सरकार रहे, सरकार को खुश रखने के लिए वो चुनावी चंदे देते हैं। वो तमाम तरह के मदद करते हैं सरकारों को। तो चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे बिहार की सरकार हो, कोई भी इस मामले में पहल करने का रिस्क लेते ही नहीं। क्या आपको उम्मीद है कि पोस्ट कोरोना हमारी सरकार घोषणाओं से ऊपर उठकर धरातल पे आ जाएगी? मुश्किल नहीं है, नहीं आ पाएगी धरातल पे। एक और सवाल आ रहा है, उड़ीसा में अप टू मार्क डेडिकेटेड 3000 बेड का अस्पताल बना है। उड़ीसा रिकवरी रेट भी ज़्यादा अच्छा है, हालांकि बिहार से नीचे ही है, लेकिन अच्छा है ये। नरेश भैया, बिहार में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे इस लॉकडाउन में दर्द झेल रहे हैं, सरकार का इन पर कोई ध्यान नहीं है।
ब्लड मिलने की स्थिति में नंबर जारी किया गया, उनके पास दवा पहुंच रही, ना खाना पहुंच रहा है। अ, बिल्कुल करना चाहिए इसको लेकर के। बिल्कुल सरकार को पहल करनी चाहिए, खास करके इमरजेंसी की स्थिति है उनके लिए तो एकदम करनी चाहिए। नमस्कार मंजीत जी। राकेश आप पूछ रहे हैं कि आपको लगता है कि सरकार के मात्र चाल लेने समस्या वैश्विक आपदा में जन सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, पर एक जनता है कि हमेशा लॉकडाउन को तोड़ में रहती है। जन सहयोग तो एकदम महत्वपूर्ण होता है। जन सहयोग यदि नहीं करेंगे तो कोई भी सरकारी मशीनरी प्रभावी हो ही नहीं पाएगी। यदि आप ये बताएं कि सरकार के जो काम करने की शैली है, यदि हम लोग आवाज़ नहीं उठाएं, हम आप सभी इसमें हैं राकेश जी, बेहतर काम करती या फिर काम कर पाएगी। हाँ, जनता कल लॉकडाउन पटना में भी मैंने देखा कि शाम में इतने लोग, 3 दिन पहले तक लोगों की संख्या बहुत ही कम थी, सामने आ रहे हैं। क्या बिहार सरकार कोरोना छुपा रही है? मंजीत जी आप देर से जुड़े हैं, मैंने पहले बताया है को लेकर के संक्रमितों की संख्या छुपाने पे मैंने किया। एक संयुक्त निदेशक हैं स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने मुझे ये कहा कि यदि हम एक कोरोना संक्रमित की जान तो 50 या 100 लेंगे, तो ऐसा नहीं है, इतनी बढ़ गई है, हम लोग को ये रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, और इस कारण से आंकड़ा छुपा नहीं रहे हैं। इसमें ICMR ऐसा नहीं हो सकता। पंचायतों में जारी धनराशि की लूट मची, थोड़ा इस पे भी खबर। हाँ बिल्कुल 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 सुशील, एकदम सही कहना है आपका। खास करके क्वारंटाइन सेंटर का जो मुद्दा है उसको लेकर के भी कई लोगों ने सवाल उठाया था। मंजीत भी उसमें थे कि उन्होंने सवाल उठाया था क्वारंटीन सेंटर को लेकर के। मेरी जानकारी में भी हमारे नालंदा ज़िले के क्वारंटीन सेंटर ही ठीक से नहीं चल रहे हैं, और बिहार के ज़्यादातर, अभी पिछले दिनों अपने पंचायत में गया था सेंटर का, बाहर से, वहाँ भी स्थिति ठीक नहीं थी। यहाँ खाना बाहर से अपने जो उनके स्वजन थे जो क्वारंटीन के थे, उनको बाहर से खाना ला करके पहुँचाया जा रहा था, और ये काफ़ी रिस्की था उस समय, लेकिन फिर भी लोग कर रहे थे। क्या बिहार में नए अस्पताल का निर्माण कोरोना से लड़ने के लिए? नहीं, बिहार में किसी भी नए अस्पताल का निर्माण कोरोना से लड़ने के लिए। हाँ, इस बार फिर नेटवर्क चला गया था। तो क्वारंटीन सेंटर की बात हम कर रहे थे कि क्वारंटीन सेंटर की बुरी स्थिति है, और लोग वहाँ पे खाना पहुँचा रहे थे जिसके कारण संक्रमण का भी खतरा था। तो वो तो भला हो कि उस दौरान, नहीं तो बहुत ज़्यादा लोग हमारे यहाँ, हमारे पंचायत में ही बीमार हो सकते थे, उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ सकती थी। तो राशि है उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। BDO और मुखिया की आपस में बन, वो अपने अपने पंचायतों के बारे में सोशल मीडिया पे भी लिखें, और जो भी अपने विधायकों को अपने जानकारी नहीं देंगे जब तक ये बातें सार्वजनिक नहीं रहेगी। अप्रवासी मजदूरों की स्थिति को लेकर सरकार कोई संवेदनशीलता पोस्ट, लुका छुपी का खेल चल रहा है। अप्रवासी मजदूरों की स्थिति को लेकर के जिस सवाल पे थे हम कि सरकार कोई संवेदनशील, अप्रवासी मजदूरों की स्थिति को लेकर के न केंद्र सरकार की ओर से कोई पॉजिटिव पहल हो रही है, और न ही राज्य सरकार की ओर से हो रही है। तो केवल खाना पूर्ति है शलन जी, इससे कुछ होने नहीं जा रहा है। आगे पूछ रहे हैं कि केवल राशि की बंदरबाट की जा रही है। हाँ बिल्कुल, राशि की बंदरबाट हो रही है, खास करके जो क्वारंटीन सेंटर हैं और वहाँ पे जो फंड पंचायतों को मुहैया कराए गए। देखिए सुशील, पंचायतों को जो राशि मुहैया कराई गई सरकार ने, मैंने तो वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट भी किया था कि सरकार ने उसके बारे में लोगों को बताया ही नहीं।
हर पंचायत में अनुदान मद में जो राशि 9 लाख रुपए हैं, उनका एक हिस्सा इस मद पे खर्च करना है, यानी 2.25 लाख रुपए हर पंचायत को खर्च करना है। सरकार ने इस राशि के बारे में लोगों को बताया नहीं। जब पंचायती राज विभाग ने जब जो आदेश निकाला, उस आदेश में भी यह नहीं बताया कि हर एक पंचायत के लिए 2.25 लाख रुपए तो केवल मुखिया मद से, ये अनुदान मद का केवल मुखिया उस फंड का उपयोग कर सकता है। जो वहाँ पे जो क्वारंटीन सेंटर थे उसको वहाँ पे सुविधाएं मुहैया कराई जाए, उससे उस राशि से गांव में सैनिटाइजेशन का काम किया जाए। जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो भी लोग कोरोना वॉरियर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, उनके लिए मास्क की सुविधा, उनके लिए ग्लव्स की सुविधा, उनके लिए सैनिटाइज़र वगैरह की व्यवस्था की जाए। लेकिन इस राशि का पूरी तरीके से मुझे नहीं लगता है कि इसका उपयोग किया जा रहा है। हमारे पंचायत में भी नहीं है, और जो हमारे तक खबरें पहुंच रही है कई पंचायतों में उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। पंचायत समिति के मद में भी 20 लाख रुपए हैं, उसमें भी 5 लाख रुपए खर्च किए जा सकते हैं, यानी 7.25 लाख रुपए हर पंचायत में इस मद में है कि उससे सैनिटाइजेशन हो, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। और इस बारे में हमें अपने विधायकों को, हम अपने सांसदों को, अपने डीएम जानकारी देनी चाहिए। पूछ रहे, मेरे हिसाब से बिहार सरकार बेहतर काम कर रही है, बहुत बेहतर। राज्यों की तुलना यदि की जाए तो उस हिसाब से बेहतर काम कर रही है। पंकजेश भाई अच्छे हैं, नमस्कार। 20 से प्राइवेट टेलीकॉम ऑफिस खोल दिया जाएगा, इसको लेकर के सरकार शायद फैसला लेने की स्थिति में है। डेडिकेटेड अस्पताल के मानक हैं कि उसमें कोई सिर्फ और सिर्फ उस बीमारी विशेष का इलाज किया जाएगा, उसी से संबंधित, और वहाँ पे किसी का भी आने जाने को लेकर के बहुत सख्त जांच होगी। पूरी जो डॉक्टर हैं, जो नर्स हैं, वो पूरा अपने सुरक्षा में होंगे, और जो वहाँ आने वाले लोग होंगे, आने जाने वाले लोग होंगे, उनकी संख्या बहुत कम होगी, और जो गुजरेंगे उसकी भी पूरी स्क्रीनिंग हो करके अंदर जाने दी जाएगी। बिहार सरकार राज्य के बाहर के लोगों को न तो उचित राहत खाने पीने का बंदोबस्त कर रही है, ना ही उनको घरों तक पहुंचाने को इंतजाम। बिल्कुल ये 1,000 रुपये की राहत दी जा रही है। कई लोग टेक्नो फ्रेंडली नहीं है तो उनको वो राहत मिल नहीं रही है, उनको दिक्कत हो रही है। खाने पीने रहने का बंदोबस्त जहाँ पे किया जा रहा है वो भी बहुत कम है, और घरों को पहुँचाने का इंतजाम तो बिल्कुल नहीं हो रहा। सरकार ने तो इस पर स्पष्ट कर दिया है, और मेरा भी मानना है कि जो जहाँ है वहीं रहें, वो ज़्यादा बेहतर है। सरकार सभी को लाने का मुझे नहीं लगता है अभी जोखिम ले सकती है, और बिहार सरकार ने तो स्पष्ट उस समय भी कर दिया जब दिल्ली में मजदूरों की इतनी भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, और दिल्ली सरकार और यूपी सरकार ने अब बसों से मंगवाया, लेकिन बिहार सरकार ने नहीं मंगवाया। दस में से 5 नंबर तो दिया जा सकता है सत्यम, चूंकि जो फैसले लिए गए हैं अभी तक हमारे पास 100 की संख्या भी संक्रमित यहाँ जांच हो चुके हैं, तो ये तो अच्छी स्थिति है। मुझे लगता है कि संक्रमितों की संख्या कम है, और रिकवरी रेट में हम रहे हैं, क्योंकि 50% रिकवरी रेट है, तो मुझे लगता है कि ये सरकार को 10 में से 5 नंबर दिए जा सकते हैं। मंजीत जी का है कि मोदी के संसदीय क्षेत्र यात्रियों को आसाम, गुजरात, उनके प्रदेशों में भेजा गया। उत्तराखंड में फंसे हुए तीर्थयात्रियों को गुजरात और उनके प्रदेशों में पास से भेजा गया, जबकि उनकी सरकार बीजेपी के नेता हैं, चेक कर रहे हैं। तो बिहार सरकार नीतीश कुमार ने फंसे गरीबों और मजदूरों को राज्य तक लाने का अनुदान पहुंचाने कोई कदम क्यों नहीं उठा रही?
आप विपक्ष में हैं, आपको ये सवाल उठाना चाहिए, बहुत पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए और सरकार को इस फैसले पे घेरना भी चाहिए। शिवम झा, मैं वही बता रहा हूं कि ने जो किया स्पष्ट बता रहा के अनुदान मद में 20 लाख, उसमें से एक हिस्सा यानी 5 लाख रुपए इस समस्या को, कोरोना महामारी को लेकर के खर्च किए जा सकते हैं। और कहाँ खर्च किए जा सकते हैं इसकी कैटेगरी भी तय कर दी गई है। उसकी कैटेगरी है कि क्वारंटाइन सेंटर में सुविधाएं मुहैया करानी है, उसमें खर्च किया जा सकता है उस पैसे को। यही नहीं, उस पैसे को जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी कर्मी हो, प्रखंड के कर्मी हो, प्रखंड के डॉक्टर्स हों या फिर जनप्रतिनिधि हों, वो भी यदि घूम रहे हैं, विभिन्न जगहों पे जा रहे हैं, लोगों गांव को सैनिटाइज करने में, वहां ब्लीचिंग चूने का छिड़काव करने में इस राशि का उपयोग किया जा सकता है। ये पंचायत समिति के मद से वित्त मंत्री जो हमारे राज्य के हैं सुशील मोदी ने ऐसा आदेश जारी कर रखा है। ये सारे अखबारों में छपा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पंचायतों तक ये बात कन्वे नहीं हो पा रही है। उनको फंड भी मुहैया कराए गए हैं, लेकिन अभी तक खर्च को लेकर के खबरें नहीं के बराबर आ रही। मैं जहाँ अभी बैठा हुआ था वहाँ पे नेटवर्क की समस्या लगातार आ रही है, तो इस वजह से मैं अभी आकर के आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। तो इन पंचायतों के मद में जो राशि है, आप उसके लेकर के मुखिया से, अपने मुखिया से सवाल पूछ सकते हैं, वीडियो से भी सवाल पूछ सकते हैं, शिवराम झा जी। नए इलाकों में संक्रमण का आधार क्या हो सकता है? यदि 3rd स्टेज में हम लोग चले जाएंगे तो फिर संक्रमण, आप कल वैशाली वाले जिस की मौत हुई है, आप उन्हीं को देख लीजिए, नवल जी की जो मौत हुई है वहाँ पे, उसमें संक्रमण पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो जो बुजुर्ग या मरीज रूटीन चेकअप वाले हैं, कैसे उनके लिए सरकार ने नहीं, अभी तक नहीं की है पहल उसने, सरकार ने। और आप देख लीजिए इस दौर में कोई जो कुछ एक ही प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं वो अखबारों के जरिए सामने आए हैं कि वो अपनी ओर से लोगों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन गंभीर बीमारियों को लेकर के, खास करके डायलिसिस जिनकी होती है, जो गर्भवती माताएं बहनें हैं, उनके लिए भी कोई विशेष पहल नहीं हो पाई है। तो आपके सवाल आने थम गए हैं। मुझे लगता है कि 1 घंटे का वक्त भी लगभग हो गया है। आप लोग से जुड़ करके आपके सवालों को लेकर मुझे लगता है कुछ शंकाएं जो आपके मन में थी उसका समाधान करने में मैं सफल हो पाया हूं। यदि नहीं भी हो पाया हूं तो आप अपनी प्रतिक्रिया मेरे फेसबुक मैसेंजर पे आप दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार कवरेज को भी और आप सभी मित्रों को जो आप इस वक्त जुड़े और आप लोगों ने बिहार सरकार की कार्य प्रणाली को लेकर के अपनी जो भी जानकारी मांगनी चाहिए उसको सवाल को पूछने के लिए भी और अपनी बात बहुत बेहतर तरीके से रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।